हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था। उससे पहले हमने कहीं बोहर मॉडल पढ़ा था। बोहर ने जो मॉडल दिया था वो डिस्कार्डेड हो गया था, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। उसकी डीमेरिट्स की वजह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था। एक्चुअली जो बोहर ने जो मॉडल दिया था वो प्लैनेटरी मॉडल था, यानी कि 2 डायमेंशनल मॉडल था। उसने क्या किया था, उसने कहा था कि सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है और कुछ आपके पाथ होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जिसने उसको बोला था ऑर्बिट। वो ऑर्बिट फिक्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बट लेकिन जैसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया और डी ब्रिगली हाइपोथेसिस आया, तो वो जो बोहर का मॉडल था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं था। तो इस वजह से वो क्या हो गया था, डिस्कार्डेड हो गया था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ वेलोसिटी एज वेल एज पोजिशन of an electrons simultaneously with 100% accuracy। क्या कहा मैंने कहा कि जो डेल्टा एक्स यानी कि क्या हमारा आपका पोजीशन मल्टीप्लाई बाय मास एंड mv शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h बाई 4 पाई। यानी कि अगर आप पोजीशन को डिटरमाइन करने जाओगे 100% एक्यूरेसी के साथ, तो पक्का किसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी वेलोसिटी में। और अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ किसको मेजर कर लिया, किसको डिटरमाइन कर लिया, वेलोसिटी को, तो अनसर्टेनिटी किसमें आ जाएगी, आपकी पोजीशन में। तो ये क्या था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स है। उसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते थे। वो क्या बताता, डुअल कैरेक्टर बताता था। कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके पास अपना वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो जो डी ब्रिगली इक्वेशन थी वो क्या थी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, या लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई टी। टी क्या है, मोमेंटम, लैम्बडा क्या है उसकी वेवलेंथ, और एच क्या आपका प्लैंक कांस्टेंट, और एम क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपका बोहर का मॉडल था वो इनके अकॉर्डिंग नहीं था। इसकी वजह से क्या हो गया था, वो डिस्कार्डेड हो गया था। बोहर ने क्या कहा था कि एटम में बीच में मैसिव न्यूक्लियर चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जस्ट सेम एज प्लैनेट जैसे रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ है। दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन के पाथ को फिक्स कर दिया गया। उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पाथ में यहाँ प्रेजेंट होगा, के सेल, एल सेल, एम सेल में, ऐसे करके। बट जैसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, उसने कहा कि हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर प्रेजेंट होगा 100% एक्यूरेसी के साथ है। ठीक है, तो जैसे फिर सवाल उठने लगे बोहर मॉडल पर, तो एक नया मॉडल आया, वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इन दोनों प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था और जो डी ब्रिगली हाइपोथेसिस था, इन दोनों के अकॉर्डिंग था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है अब तक की वो मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी है और प्योरली थ्योरेटिकल थ्योरी है वो। ठीक है, पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन, उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है उसमें, बट फिर भी मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी है। उस पर कोई भी क्वेश्चन आज तक उठा नहीं है। अब जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था, क्वांटम मैकेनिक्स थी, वो हमारी किसने दी थी, वर्नर हाइजेनबर्ग और एरविन श्रोडिंगर ने दी थी। बट हमें कौन सी पढ़नी है, हमने श्रोडिंगर वाली पढ़नी है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी हमारी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी हमारी एच कैप इंटू साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच कैप क्या था हमारा, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, जो किसी चीज को ऑपरेट करते हैं। जैसे मेट्रो वाला है, मेट्रो चलाता है तो मेट्रो को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर ऑपरेटर है, ये ऑपरेट करता है, मैथमेटिकल क्या है, ये ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। साई क्या है, साई एक मैथमेटिकल वेव फंक्शन है जो किस पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है, यानी कि जनरली एम्पलीट्यूड देता है ये। तो जैसे ही हाइजेनबर्ग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया, इसके सोल्व करने पर पॉसिबल एनर्जी लेवल मिले हमें। क्या मिले, पॉसिबल एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई इन एन एटम, कि किसी एटम में कौन से एनर्जी लेवल एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है।
और इन कोरोस्पोंडिंग एनर्जी लेवल के जो आपके पॉसिबल आपके जो एनर्जी लेवल थे, इनके कोरोस्पोंडिंग क्या मिले, इनके कोरोस्पोंडिंग वेव फंक्शन मिला साई। अब पॉसिबल एनर्जी लेवल और कोरोस्पोंडिंग वेव फंक्शन को कैरेक्टराइज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, सेट ऑफ नंबर की जरूरत पड़ी, और उन नंबर को हमने क्या बोल दिया, क्वांटम नंबर बोल दिया। ठीक है, क्वांटम नंबर आए कहां से, क्वांटम नंबर अराइज कहां से हुए, क्वांटम नंबर आर अराइज फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ किससे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। दैट मींस क्वांटम नंबर आर as a arise as a consequence of solution of Schrodinger wave equations। तो क्या बताया मैंने बताया कि जैसे हमने Schrodinger wave equation को सोल्व किया, we get the possible energy level। ये क्या हमारे possible energy levels that an electron can occupy, and पॉसिबल एनर्जी लेवल के कोरोस्पोंडिंग क्या मिला, वेव फंक्शन मिला। और पॉसिबल एनर्जी लेवल और वेव फंक्शन को कैरेक्टराइज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ी। उन नंबर को हमने क्या बोल दिया, क्वांटम नंबर बोल दिया। और क्वांटम नंबर हैं क्या, एक्चुअली जस्ट नंबर हैं, इंडेक्स नंबर हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम में कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। जैसे आपका एड्रेस होता है, भाई आप कहां रह रहे हो, इंडिया में कहां रह रहे हो, हरियाणा में कहां रह रहे हो, सोनीपत में कहां रह रहे हो, भाई फलानी जो भी हमारा गांव है या फिर जो भी हमारी गली है, इस तरीके से। ठीक है, अब घर में कहीं ना कहीं मिलोगे आप। तो बोहर ने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मिलेगा, बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कोई फिक्स हम उसको नहीं बता सकते, यहां पर पक्का होगा, हम केवल प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। अब नई चीज क्या है यहां पर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें साई मिला। क्या मिला, साई क्या था, मैथमेटिकल आपका फंक्शन था। अब जब साई जो था हमारा, ये वाला साई, धीरे धीरे क्वांटम नंबर पर आएंगे कि क्वांटम नंबर है क्या, आए कहां से, धीरे धीरे इसी पर आते हैं। तो साई जो है, साई क्या बताया था, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसको शो करता है, एम्पलीट्यूड को शो करता है। साई का एज सच कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ठीक है, बट साई का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, साई का क्या कर दूं, मैं स्क्वायर कर दूं, साई का स्क्वायर क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। या फिर इसको बोलते हैं जो ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं इसको। जैसे धीरे धीरे आगे आते जाएंगे तो ऑर्बिटल से इसको हम डिनोट करेंगे। बट यहां पर एक्चुअली साई स्क्वायर का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैंने बोल दिया, इसका मीनिंग है साई स्क्वायर एक 3 डायमेंशनल रीजन प्रोवाइड करता हमें। 3 डायमेंशनल रीजन मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस प्रोवाइड करता है। कहां पर, न्यूक्लियस के चारों तरफ। मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस प्रोवाइड करता हमें साई स्क्वायर। उस 3 डायमेंशनल रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कितने हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस है 90 to 95%। That means square of the psi gives the probability density, which means a 3-dimensional region or 3-dimensional space around the nucleus in which we have the chances of finding the electron 90 to 95%। बोहर ने तो क्या कह दिया, बोहर ने तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जैसे कोई प्लैनेट घूम रहा है किसके चारों तरफ, सन के तरफ। उसने इसका पाथ फिक्स कर दिया था बट वो फेल हो गया था। उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया तो क्या मिले हमें, पॉसिबल एनर्जी लेवल के कोरोस्पोंडिंग क्या मिले हमें वेव फंक्शन मिले। वेव फंक्शन का ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता, वो केवल एम्पलीट्यूड को दर्शाता है। एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द, जो भी कोऑर्डिनेट है इलेक्ट्रॉन के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। पर साई का स्क्वायर किया तो मैं क्या मिला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिली। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बताती है, 3 डायमेंशनल रीजन बताती है। 3D रीजन होती है, 3D स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की चांसेस कितने हैं, 90 to 95%। अब इसको क्या बोलते हैं हम, जहां पर 90 to 95% इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस होते हैं उसको बोल दिया हमने ऑर्बिटल। क्या बोल दिया मैंने, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स वो 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कितने हैं, 90 to 95% हैं। ठीक है, अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल हो सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं। अब डिफरेंट ऑर्बिटल्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
set of number and these number are known as quantum number। फिर से हम वहीं पर आ गए जहां से चले थे, यानी कि if we have to distinguish between the different orbitals we have to seek help of the quantum numbers। अब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से कैसे कैसे डिफरेंशिएट हो सकता है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं भाई? या तो हम क्या बोलेंगे, वो अब साइज में डिफरेंशिएट होंगे, है ना, या फिर वो किस चीज में डिफरेंशिएट होंगे, वो शेप में डिफरेंशिएट होंगे, या फिर वो किस में चीज में डिफरेंशिएट होंगे, ओरिएंटेशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मान लो आप 4-5 भाई बहन हो, भाई आपको कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा, कैसे पहचान सकूंगा मैं भाई? कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है ना, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कैसा है? तो ऐसे ही ऑर्बिटल की किसी की शेप डिफरेंट है, किसी की साइज डिफरेंट है, किसी की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो इन शेप साइज ओरिएंटेशन को कौन बताएगा? क्वांटम नंबर ही तो बताएंगे। अब साइज से क्या मतलब है मेरा? साइज से मेरा मतलब है, देखो कोई अगर जो ये साइज स्क्वायर है, जो ऐसी हमें क्या प्रोवाइड करता है, 3 डायमेंशनल स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अगर ये 3 डायमेंशनल स्पेस छोटी होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, अगर ये बड़ी होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या है? कम है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप छुपन छुपाई खेल रहे हो, ठीक है। आप कोई 2 बंदे हैं, ठीक है, वो छिप रहे हैं, तो एक तो वो आपके घर में छिपे और एक वो एक छोटे से रूम में छिप जाए, तो कहां पर मिलने के उनके ज्यादा चांसेस हैं? ऑब्वियसली रूम में आप जल्दी ढूंढ पाओगे इंस्टेड ऑफ पूरे घर में, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही है, अगर साइज छोटा है, कॉम्पैक्ट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, शेप और ओरिएंटेशन से क्या मतलब है भाई? शेप का और ओरिएंटेशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं की बजाय दूसरी डायरेक्शन में। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। मान लो कोई ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम क्या करेंगे भाई? एक्स एक्सिस के अलोंग इसके मिलने के, इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 90 to 95% है। तो ऑब्वियसली वो वाई एक्सिस की तरफ नहीं मिलेगा, और कहां नहीं मिलेगा? वो जेड एक्सिस की तरफ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको किसी ने बता दिया कि आपका भैया वहां छुपा है, उस वाले रूम में छुपा है, तो आप पागल थोड़े ना कि दूसरे रूम में उसको ढूंढने जाओगे, आप उसी रूम में जाओगे। तो यहाँ पर सेम है कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर लोब है, जैसे लोब आएगा, जिक्र आएगा आगे कि जो आपके जो ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, तो वो क्या बताते हैं? उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो ओरिएंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ऐसा आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली क्वांटम नंबर थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर जस्ट नंबर है जिसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं, जो क्या देते हैं? डिस्क्रिप्शन देते हैं, एड्रेस देते हैं, किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहां? एटम में, ठीक है ना। कहां से आए क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया हाइड्रोजन एटम के, तो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी ऑब्टेन द क्वांटम नंबर, ठीक है। तो वैसे क्वांटम नंबर को कैसे लिख सकते हैं? क्वांटम नंबर्स, these are the index number, these are the index number which gives precise and complete address of an electron in an atom, ठीक है। ये जस्ट नंबर हैं जो हमें क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का पता बताते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में प्रेजेंट होगा, है ना। सेल में कौन सी सबसेल में प्रेजेंट होगा, कौन सी सेल में प्रेजेंट होगा और कौन सी सबसेल में प्रेजेंट होगा, और सबसेल में भी कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और ऑर्बिटल में भी क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो सारे की सारी जो जानकारी है वो कौन देंगे? क्वांटम नंबर। इसके अलावा
इनके अलावा कि सेल में कहां पर प्रेजेंट है, कौन सी सेल में प्रेजेंट है, के सेल में, एल सेल में, एम सेल में प्रेजेंट है, कौन सी सब सेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एस में, पी में, ठीक है, को किस तरीके की इसकी डायरेक्शन है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके अलावा वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इसके अलावा क्या प्रोवाइड करते हैं, एवरेज डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन की, कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, कितना पास है, कितना दूर है, कितना पास है। और क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, और क्या प्रोवाइड करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से ऑर्बिटल ओरिएंट कर रखे हैं, किस एक्स एक्सिस की तरफ है या जेड एक्सिस की तरफ है या फिर वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर सब हमें बताएंगे। अब क्वांटम नंबर कितने हैं, जनरली क्वांटम नंबर 4 होते हैं इन टोटल, बट पहले 3 क्वांटम नंबर थे। पहले कितने क्वांटम नंबर थे, 3 ही क्वांटम नंबर से काम चल रहा था 1925 तक। ठीक है, उसमें 3 क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट 1925 में हमें 4th क्वांटम नंबर की भी जरूरत पड़ी थी। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल। जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है प्रिंसिपल, तो ये किसके बारे में बताएगा, ये हमें बताएगा मेन एनर्जी सेल के बारे में, प्रिंसिपल एनर्जी सेल के बारे में। तो क्या बताता है ये, इट टेल्स अस अबाउट द मेन एनर्जी सेल, मेन एनर्जी या फिर प्रिंसिपल एनर्जी सेल, प्रिंसिपल एनर्जी शेल को लेवल भी बोल देते हैं, यानी कि मेन एनर्जी लेवल के बारे में हमें जानकारी देगा। ठीक है, दूसरा, अब उस सेल का साइज कैसा है, इनके साइज ऑफ सेल के बारे में बताएगा, साइज ऑफ शेल के बारे में बताएगा। ठीक है, ये पहली इंफॉर्मेशन थी। ठीक है ना जी, ये ए बोल दिया मैंने, ये बी बोल दिया मैंने, और सी। तीसरा क्या बताएगा, ये बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम हमारा, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं, आयंस बोल लेंगे, हाइड्रोजन लाइक आयंस। जैसे हाइड्रोजन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जैसे हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हीलियम पॉजिटिव। ठीक है, या फिर जैसे हमारे पास कौन है, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लिथियम 2 पॉजिटिव। या फिर बेरिलियम है, बेरिलियम कितना कर दो, 3 पॉजिटिव। या फिर बोरोन है, बोरोन कितना कर दो, 4 पॉजिटिव। कार्बन है, कार्बन कितना कर दो, 5 पॉजिटिव। सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे एटम्स को बोलते हैं हाइड्रोजनिक लाइक आयंस। ठीक है ना, तो इनमें सभी में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और सभी की एनर्जी केवल सोलली, देयर एनर्जी सोलली, यानी कि ओनली डिपेंड्स अपॉन, सोलली डिपेंड्स ऑन किस पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड करती है। हालांकि जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें n+l रूल आएगा, उसमें l की वैल्यू भी, यानी कि l जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उस पर भी डिपेंड करता है। बट इस टाइप के जो एटम है, आयन है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला है, उनकी एनर्जी सोलरली किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। यही क्वेश्चन नीट में, जेईई में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब एनर्जी कैसे देते हैं, एनर्जी En इज इक्वल टू, एग्जैक्ट तो होता है ये 2m की पावर 4, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर, यानी कि 2 पाई स्क्वायर m की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर n स्क्वायर। पाई की वैल्यू को पता है आपको, 3.14। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, और यहाँ पे z क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकंड। तो सभी की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलता है -13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी होती है। याद रहे, यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है, यहाँ पर किसमें यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। अगर इसको किलोजूल में रखोगे तो En की वैल्यू हो सकती है -1312 z स्क्वायर n स्क्वायर किलो जूल पर मोल में, ऐसे ये वैल्यू होगी। तो किसके बारे में बताते हैं, एनर्जी के बारे में।
ठीक है ना। जैसे अब एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ध्यान देना जी, एन की वैल्यू जैसे ही बढ़ती जाएगी तो एनर्जी भी क्या होती जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यहां से दिख रहा है तो एन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है ना, ये और भी लेस नेगेटिव होता जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट मान लो वो बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों है, इसको समझो। देखो अब कोई मान लो ये न्यूक्लियस हमारा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जैसे एन की वैल्यू बढ़ाऊंगा, एन की वैल्यू क्या करूंगा मैं, बढ़ाऊंगा। एन की वैल्यू बढ़ने से सेल का साइज बढ़ता जाएगा, सेल का साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को मैं दूर लेकर जाऊंगा, न्यूक्लियस उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो खींच रहा है उसको, तो खींच रहा है तो मैं उसको दूर लेकर जाऊंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दैट इज वाई इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एन के एज एन की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी आपकी, ठीक है। तो किस किस क्या क्या सीखा, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एन से डिनोट करते हैं, क्या बताता है, मेन एनर्जी या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या सब सेल के बारे में बताता है, लेकिन मेन सेल के बारे में बताता है, साइज ऑफ द सेल के बारे में बताता है। एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज भी क्या होता जाएगा, सेल का बढ़ता जाएगा आपका। सेल बताऊंगा क्या होती है, अभी बताऊंगा आपको। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे दे सकते हैं, ये फॉर्मूला हो सकता है, कोई भी यूज कर सकते हैं हम, बस सकते क्या है देखना है आपको, यूनिट ध्यान रखनी है, ठीक है। एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा और क्या देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें एवरेज डिस्टेंस भी देता है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि कितना न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन पास है, दूर है, पास है, दूर है, इनके एवरेज डिस्टेंस आरएन के बारे में बताता है, ठीक है। वो कितनी होती है, 0.053, ठीक है ना, जेड स्क्वायर ओवर एन, यानी कि और किसमें होती है, न्यूटन मीटर में। तो हमें इसके बारे में बताता है, ये एवरेज डिस्टेंस के बारे में भी बताता है, ठीक है। अब सेल का क्या चक्कर है, सेल शेल शेल सेल 10th क्लास में आपने पढ़ा था, याद करो, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ा था आपने। ये क्या हमारे सेल है, ठीक है। यहां पर आपने एक नंबर लिखा था, एन लिखा था, जिसकी वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा था। जब 10th क्लास में थे आप, तब आपको बताया था एन कोई नंबर है, एन कोई होल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 है। ये एन एक्चुअली कौन है, ये एन एक्चुअली हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, बट वहां पर इसका नाम नहीं बताते आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज या मत जाओ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, क्योंकि क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट कहां पर शुरू होता है, 11th में तो शुरू होता है। तो ये एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था 2n²। क्या फॉर्मूला था, 2n²। तो जैसे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1, इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। इसका स्क्वायर करोगे 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन से। इसका स्क्वायर करोगे 16, 16 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 32 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल के बारे में, सेल का साइज, ठीक है ना, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेल की एनर्जी बढ़ जाएगी जैसे सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी। एनर्जी के बारे में बताता है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो कितनी है 13.6 जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियस के बारे में बताता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये के सेल, एल सेल, एम सेल, इसके वैल्यू क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 1 2 3 4 ऐसे चलते जाओगे। तो ये तो हमारा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जैसे हम मान लो हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं, अभी ऑर्बिटल्स आएंगे, तो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, अभी थोड़ा सा बता रहा हूं, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जाएंगे। तो ऑर्बिटल होते हैं हमारे एस ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। मान लो कोई ऑर्बिटल लिखा है, मान लो ये लिख दिया हमने 4s लिख दिया, ये 4s ऑर्बिटल लिख दिया, ठीक है। अब जो सामने जो नंबर लिखा है, एस के सामने जो नंबर लिखा है, ये क्या है, ये हमें बताता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा। जैसे मान लो हमने 3D लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, यहां पर लिख देता हूं 3D लिख दिया, 3D यानी कि 3D ऑर्बिटल है। तो 3D में ये 3 क्या है, ये 3 हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मान लो मैंने 4f लिख दिया, 4f
4f, तो 4f में 4 क्या है? मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लो 1s लिख दिया मैंने, 1s, तो 1 क्या है? मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका। ठीक है, तो यहां तक हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है वो हमारा क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको क्या बोल देते हैं हम? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं हम, या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, Rn क्या था? रेडियस। अच्छा, ये n स्क्वायर और z होता है, n स्क्वायर और z न्यूटन भी। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा, सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको क्या बोल देते हैं? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, 3-4 नाम है इसके, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं इसको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते थे, इसको किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। अलाउड वैल्यू क्या है? अलाउड वैल्यू, अलाउड वैल्यूज, अलाउड वैल्यूज होती हैं इसकी 0 to n-1, 0 to n-1, वेयर n क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो इसकी अलाउड वैल्यू कितनी होंगी? 0 to 4-1, यानी कि 0 to 3, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3, ये इसकी क्या होंगी? अलाउड वैल्यू होंगी। हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल नहीं होती हैं, और हमेशा n की वैल्यू l की वैल्यू से क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू l की वैल्यू से क्या होगी? ज्यादा ही होगी। ठीक है, ये तो हुई इसकी अलाउड वैल्यू की, और वैल्यू क्या क्या होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये बताता किसके बारे में। सबसे पहले ये बताता है, जैसा इसके नाम में इंडिकेट है, क्या? एंगुलर मोमेंटम। ये इसके बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम, ये बताएगा हमें एंगुलर मोमेंटम। सेकंड जो बताता है, ये बताता है वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डायमेंशनल स्पेस ऑफ, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी। इट tells us 3 dimensional shape of an orbital, 3 dimensional shape of an orbital, 3 dimensional shape के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्या बताता है? ये बताता है किसी सेल में सब सेल कितनी होगी, सेल के अंदर सब सेल कितनी होंगी। तो किसके बारे में बताएगा? ये सब सेल, या उसको क्या बोल देते हैं हम? सब लेवल इन प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल है हमारी के सेल, एल सेल, एम सेल, प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल के अंदर सब सेल कितनी होंगी, वो भी कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो मैंने 3 बातें बताई। क्या क्या बताया मैंने? ये बताएगा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा, उसके बाद क्या बताएगा? 3 डायमेंशनल शेप बताता है ऑर्बिटल की, और क्या बताता है कि प्रिंसिपल सेल में कितने सब सेल या सब लेवल प्रेजेंट होंगे। अलाउड वैल्यू क्या है? 0 to n-1, n की वैल्यू हमेशा l की वैल्यू से क्या होगी? बड़ी होगी, कभी भी इक्वल नहीं होगी, छोटा होना तो दूर की बात है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैंने बता दिया, जैसे n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 4 है, उसके लिए l की वैल्यू क्या होंगी? 0 से 4-1, यानी कि 0, 1, 2, 3 वैल्यूज होंगी। ठीक है, और क्या है? अब देखते हैं हम सेल के अंदर सब सेल वाला चक्कर क्या है। सेल के अंदर सब सेल वाला क्या चक्कर है, तो देखो एक चीज और देख लो। जैसे मैंने बताया था, ये वाला जो अभी मैं लिखूंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको। मैंने बताया था कि हमारे जैसे एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाओ। ये हमारे क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, सबसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू प्रिंसिपल जो आपका कौन सा एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू क्या होगी? तो याद रखना एस के लिए वैल्यू होती है 0,
P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 एंड सो ऑन। मान लो यहाँ पर G होता S P D F G, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होता थी 4। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर से कोई ऑर्बिटल दे रखा है s ऑर्बिटल कोई भी हो 1s 2s 2p 3s 3p कुछ भी हो, उसके लिए s ऑर्बिटल की वैल्यू हमेशा 0 होगी, p के लिए हमेशा 1 होगी, d के लिए हमेशा कितनी होगी 2 होगी, f के लिए हमेशा कितनी होगी 3 होगी और g के लिए हमेशा कितनी होगी 4। लेट्स सपोज मैं रैंडम कुछ भी लिख देता हूं, मान लो मैंने लिख दिया 3d ऑर्बिटल लिख दिया। कितना लिख दिया 3d ऑर्बिटल। ऑर्बिटल धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या है, वीडियो लेक्चर नेक्स्ट में हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखना s p d f g ऐसे ऑर्बिटल होते हैं हमारे, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, ठीक है ना। हमारे सबसेल लिख दिए मैंने s p d f सबसेल हमारी। s का मतलब होता है शार्प, p का मतलब होता है प्रिंसिपल, d का मतलब क्या होता है डिफ्यूज और f का मतलब क्या होता है फंडामेंटल। तो ये सबसेल है। इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल आपका एक बॉक्स की तरह होता है, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैंने 3D लिख दिया मान लो। अब 3D में जैसे मैंने बताया था, ये इसके सामने जो नंबर लिखा होता है ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 3। अब इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू, अब L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू होगी हमारी, आप D के लिए देख लो कितनी होगी 2 होगी, कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। अब आपने कहा था कि अलाउड वैल्यू तो क्या थी इसकी, अलाउड वैल्यू थी 0 2 0 2 n माइनस 1, यानी कि 0 1 2। ये तो देखो ये वैल्यू इसी में तो है, ठीक है ना, ये वैल्यू अलाउड वैल्यू में से तो है, ठीक है। मान लो कुछ और लिख देता हूं, लेट्स सपोज मैंने 4f लिख दिया, 4f लिख दिया और आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बता दो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, जो सामने लिखा है ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और f के लिए मैं इस टेबल में से देख लूंगा, देखो ये रही f के लिए वैल्यू कितनी है, l की 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं, ठीक है। मान लो कुछ में रैंडम लिख दिया, मान लो लिख दिया 2D लिख दिया, क्या लिख दिया 2D, और पूछ ले कि बताओ ये 2D पॉसिबल है या नहीं है, 2D ऑर्बिटल पॉसिबल है या 2D सबसेल पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है n की वैल्यू और l की वैल्यू। तो देखो n की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू 2 होगी, n के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और d के लिए l की वैल्यू कितनी है, वो भी कितनी होगी 2 होगी। पर मैंने क्या कहा था, n की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है l की वैल्यू से, या n की वैल्यू l की वैल्यू के कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। तो 2D ऑर्बिटल 2D सबसेल पॉसिबल नहीं है। मान लो मैंने 1p लिख दिया, क्या लिख दिया 1p। तो इसको कैसे चेक करूं कि ये वैलिड है नहीं वैलिड है, ठीक है। तो मैं 1 क्या है, 1 हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और p के लिए ये देखो, ये p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहां पर भी 1p पॉसिबल नहीं है। मान लो 1s लिख दिया मैंने, 1s, इसके लिए चेक करता हूं क्या 1s पॉसिबल है। इसके लिए क्या होगा, n की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0। सिंस 1 बड़ा है 0 से, यस 1s एग्जिस्ट करता है। तो l हमें n और l मिलकर बताते हैं कि कोई सबसेल जो लिखी हुई है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो हमेशा चेक करना, अगर n की वैल्यू l की वैल्यू से बड़ी है तो यस बिल्कुल सही है, और अगर नहीं है तो आप गलत जा रहे हो, ठीक है। तो सबसेल की बात कर लेता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं मैं सेल, ठीक है, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, यस। यहां पर लिखता हूं मैं सबसेल, ठीक है। यहां पर लिख लेता हूं मैं n की वैल्यू कितनी होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ सबसेल्स, तो एक चीज याद रखना, क्या नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि कितनी सबसेल होंगी वो हम बता सकते हैं जितनी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, तो उसमें कितनी सबसेल होंगी 4 सबसेल होंगी, ठीक है। अब देखो सबसेल देखते हैं, देखो K सेल के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, इसके लिए कितनी है 2, इसके लिए कितनी है 3, इसके लिए कितनी है 4।
तो सबसे पहले ये वाला कॉलम लिखता हूं, नंबर ऑफ सबसेल, ये बाद में लिख देंगे। देखो सबसेल क्या है के लिए, तो 1 जो है 1 इनकी कितनी सबसेल प्रेजेंट होगी, 1 ही सबसेल प्रेजेंट होगी। अब इसके लिए पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 1s हो सकता है। अब आप किसी ने कह दिया सर 1p भी तो लिख सकता हूं मैं, अब लेकिन मैंने अभी बताया था 1p का एग्जिस्ट नहीं करता, 1d भी एग्जिस्ट नहीं करता, या एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, केवल 1s ही एग्जिस्ट करेगा। तो कितनी सबसेल होगी, एक सबसेल होगी, और वैसे भी यहां से भी दिख रहा था कितना हुआ नंबर, ठीक है। फिर बात आई n की वैल्यू कितनी है, 2 के लिए क्या एग्जिस्ट कर सकता है, 2 के लिए 2s हो सकता है, 2 के लिए 2p हो सकता है, 2 के लिए क्या हो सकता है 2d, क्या 2d एग्जिस्ट करता है। आप देखो 2d में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 2 है, और d के लिए भी l की वैल्यू कितनी है, 2 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते, दैट मींस 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। तो n की वैल्यू 2 के लिए कितनी सबसेल होंगी, 2s, 2 ही होंगी, एक 2s और एक 2p, तो कितनी सबसेल हुई, कितनी सबसेल हुई, 2, और ऊपर भी लिखना लिखा हुआ है 2, ठीक है। n की वैल्यू 3 के लिए, यानी कि m शेल में कितने सबसेल होंगी, क्या क्या हो सकता है, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है, क्या 3f हो सकता है, 3f के लिए चेक करते हैं। देखो हमने क्या कहा था, s p d f, l की वैल्यू कितनी, 0 1 2 3, तो देखो l की वैल्यू f के लिए कितनी है, 0, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी कितनी है, 0, दैट मींस 3f एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 3f नहीं लिखूंगा, तो क्या होगा 3s 3p 3d, तो कितनी सबसेल हुई, 3 सबसेल हुई, ठीक है ना। यहां पर भी कितना लिखा है, 3, यहां पर भी कितना लिखा है, 3। m सेल के लिए कितनी सबसेल होंगी, तो क्या होगा, m सेल के लिए क्या हो सकता है, 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है, और 4f हो सकता है, क्या 4g हो सकता है, 4g, चेक करो, s p d f g, l की वैल्यू 0 1 2 3 4, g के लिए l की वैल्यू कितनी है, 4, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4, 4 और 4 इक्वल हो गए, इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों इक्वल हो गए, दैट मींस नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो 1 2 3 4 कितनी सबसेल हुई, 4 सबसेल हुई, आने भी कितनी चाहिए थी, 4 ही सबसेल आनी चाहिए थी, ठीक है। होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर हमारा, नेक्स्ट वाला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से डिनोट करते हैं, उसकी अलाउड वैल्यू होती है -l से लेकर +l तक, और क्या दिखाता है, क्या शो करता है, वो हमें शो करता है, क्या लिख देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे लिखते हैं, ml से, ml से, ठीक है। अलाउड वैल्यू क्या है इसकी, अलाउड वैल्यूज, अलाउड वैल्यूज, अलाउड वैल्यू है -l से लेकर +l तक इंक्लूडिंग 0, यस, -l से लेकर +l, इनके -l का मतलब क्या है, माइनस जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से लेकर प्लस तक है, इनके 0 को शामिल करते हुए, ठीक है। तो ये बताता क्या है, सबसे पहले देखो क्या बताता है ये, इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस in accordance with coordinates, यानी कि कोई भी ऑर्बिटल्स क्या वो एक्स एक्स की तरफ प्रेजेंट होगा, या फिर वो वाई एक्सिस की तरफ प्रेजेंट होगा, या फिर वो जेड एक्सिस की तरफ प्रेजेंट होगा, उसके बारे में कौन बताता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml ही बताता है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके लिए अलाउड वैल्यू क्या है, जैसे मैंने लेट्स सपोज हमारा क्या है, हमारा कोई कुछ भी रैंडम लिख दो, 3D ऑर्बिटल है, हमारा क्या है 3D ऑर्बिटल है। अब 3D ऑर्बिटल्स में n की वैल्यू क्या होगी, देखो ये n की वैल्यू सामने लिखी है, n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 3 होगा। d ऑर्बिटल के लिए टेबल बना सकते हो, टेबल SPDF 0 1 2 3, यानी कि d के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2 है, याद हो जाएगी आपको धीरे धीरे। तो d के लिए l की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो पॉसिबल है ऑब्वियसली n ज्यादा है किससे, l से।
ml की वैल्यू क्या होंगी, ml की वैल्यू, तो ml की वैल्यू क्या बताई थी, -l से लेकर +l तक, यानी कि -2 -1 0 +1 +2। और एक्चुअल में वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए 2l + 1 के इक्वल, यानी कि कितनी जो आपके कितनी ओरिएंटेशंस है, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन लिख सकते हो, नंबर ऑफ, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन उठाकर पूछता है आपसे पेपर में, यानी कि नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। अगर यहां से नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, ऑफ एन सबसेल बोल सकते हो आप, ठीक है, या ऑर्बिटल भी लिख सकते हो। तो कितनी कितनी पॉसिबल है, 2l + 1, 2l + 1। जैसे अगर s की बात करूं मैं, s की, s ऑर्बिटल की बात करूं, s ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ml की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। कितनी ओरिएंटेशन होगी, एक भी नहीं, ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल सफेरिकल होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, सफेरिकल, गोला, बाल देखे ना, फुटबॉल, फुटबॉल जैसा होता है, तो कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है उसकी। गोले को कहीं भी घुमा लो, किसी भी एक्सिस के, हर एक्सिस के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग क्या वो सेम होता है। अगर मैं पी की बात करूं, मैं पी की इसकी बात करूं मैं, पी ऑर्बिटल की बात कर लेता हूं, पी ऑर्बिटल की बात कर लेता हूं। पी के लिए कोई भी पी ले लो, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, अभी देखा था 1, तो ओरिएंटेशन कितनी होगी, ओरिएंटेशन कितनी होगी, 2l + 1, यानी कि 2 × 1 + 1 कितनी होगी, पॉसिबल ओरिएंटेशन 3 होगी। और ml की वैल्यू कितनी होगी, ml की वैल्यू होंगी -l से लेकर +l तक, यानी कि -1 0 एंड +1 ये होंगी। तो 3 ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, पी ऑर्बिटल की अगर मैं शेप बता दूं, पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल शेप, डंबल जो होते हैं ना, एक्सरसाइज वाले डंबल, उस जैसी शेप होती है इसकी। तो इसकी शेप देखो ऐसे करके होती है, ऐसे करके होती है। अब हमारे पास 3 एक्सिस हैं, क्या क्या, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या हमारा जेड एक्सिस है। कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, यानी कि तीनों डायरेक्शन मतलब एक तरफ क्या हो जाएगा, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ हो सकता है, एक क्या हो सकता है, वाई एक्सिस की तरफ हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, एक हमारा जेड एक्सिस की तरफ पॉसिबल हो सकता है। तो ये बताता हमें ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन स्पेस में कैसी होगी। अगर मैं डी की बात करूं, डी ऑर्बिटल के लिए बात करूं, और ये भी बताता है कि एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, जितनी ओरिएंटेशन उतने ऑर्बिटल। ये भी हम लिख देता हूं, क्या लिख दूं, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एन orbital is equal to number of possible orbitals in a subcell, एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, वो भी हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला क्या है, 2l + 1। मान लो हमारे पास क्या लिखा है, डी ऑर्बिटल है, हमारे पास क्या है, डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल के लिए आपको पता है एल की वैल्यू, इनके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारी 2, ठीक है। तो पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी होगी, 2 × 2 + 1, यानी कि कितनी होगी, 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हो सकते हैं, और 5 ही ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकती है, उतनी 5 है। डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डंबल जैसी, डबल डंबल शेप होती है उसकी, ठीक है। उसकी 5 तरह की शेप होती है, शेप वाला जो पोर्शन है हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक तो हो सकती है ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है, और एक हो सकती है हमारी ऐसे करके, ठीक है, और एक हो सकती है भाई एक्स एक्सिस के अलोंग हो, dxy dyz, एक्चुअली इसके नाम लिख देता हूं मैं, dxy dyz dzx, ठीक है, dx² - y², और एक होता है dz²। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पर 5 और पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, दैट मींस डी ऑर्बिटल्स 5 हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या आया, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने डिस्कस
कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, पिछले में एक चीज और रह गई कि किसी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल किसके इक्वल होगा, वो होगा 12 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने डी के लिए देखा था, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी थी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 थी, तो पॉसिबल ऑर्बिटल कितने थे, पॉसिबल ऑर्बिटल के 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने हो गए, 5 थे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी ऑर्बिटल्स में। एस के लिए देखते हैं, एस के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी थी, एल की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन है, 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस ऑर्बिटल में, एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि एस ऑर्बिटल में कितने कितने बॉक्स होंगे, एक बॉक्स होंगे। पी ऑर्बिटल की बात करूं, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 1, तो 12 प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। तो 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है, यानी कि 3 बॉक्सेस पॉसिबल है हमारे लिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, ऐसे करके, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 आ सकते हैं। डी के लिए अभी बताया हमने 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ के लिए कोई एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या होते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि कितने होगी हमारी टोटल 3 6 प्लस 1 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 7 का डबल कर दो 14, यानी कि बॉक्स कितने होंगे यहाँ पर एफ ऑर्बिटल में, बॉक्स कितने होंगे, बॉक्स का मतलब ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बॉक्स होंगे 7, यानी कि 7 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है एफ के लिए, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 14। अब लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो 1925 तक इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जैसे ही हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रा देखा तो वहां पर डबलेट और ट्रिपलेट मिलने लगी, एक्स्ट्रा लाइन मिलने लगी, तो वहां पर 3 क्वांटम नंबर सफिशिएंट नहीं थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए, तो 4th क्वांटम नंबर की क्या हुई, नीड हुई, ठीक है। तो 4th क्वांटम नंबर 1925 में आया था। कब आया था, 1925 में। किसने दिया था, जॉर्ज उलेनबैक ने, जॉर्ज उलेनबैक और सैमुअल गोल्डस्मिथ ने। जॉन उलेनबैक और सैमुअल गोल्डस्मिथ ने स्पिन क्वांटम नंबर दिया था। कैसे डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को, डिनोट करते हैं हम एमएस से। किससे, एमएस से, ठीक है। अलाउड वैल्यू क्या होती है इसकी, अलाउड वैल्यू, अलाउड वैल्यूज, अलाउड वैल्यूज 2 ही होती हैं, या तो प्लस हाफ होगा या फिर क्या होगा, माइनस हाफ होगा, ठीक है। यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन कैसे, अच्छा इसमें अच्छा बताना भूल गया, सॉरी, क्या है, जो जैसे अर्थ हमारी, अर्थ किसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, ऑब्वियसली सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, बट अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमती है, ऐसे अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या करती है, स्पिन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, वो स्पिन करता है, और जब वो अपने एक्सिस के अलोंग स्पिन करता है तो उसका एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी एक्सटर्नल बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता है, वो कुछ अपना जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है, इनके साथ उसके साथ क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है, यानी कि उसके साथ कुछ भी पॉसिबल इंटरेक्शन होती है, तो वहां पर क्या करता है, वो अपने आप को अलाइन कर सकता है, यानी कि या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर क्या कर सकता है, वो क्लॉकवाइज घूम सकता है। अब मैंने जैसे बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब उन 2 इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन अपोजिट होती है, एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा और एक कैसा रिवॉल्व कर रहा होगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए इसकी एक की वैल्यू तो क्या होगी, प्लस हाफ, और एक की क्या होगी, माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ क्यों है, प्लस और माइनस का मतलब क्या है, ये तो वो एक क्लॉकवाइज है, ऐसा कोई नहीं है कि प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज होगा और माइनस हाफ वाला क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक को प्लस हाफ दे दिया तो ऑटोमेटिकली क्या दे दूंगा मैं, माइनस हाफ दे दूंगा आपकी, ठीक है। यानी कि क्या इंडिकेट कर रहा है ये, प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या कर रहा है, एक कैसा होगा, क्लॉकवाइज स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस, क्लॉकवाइज स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, इट्स ऑन एक्सिस। किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन की।
और एक क्या है, दूसरे का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस। वो एक क्या कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा आपका, ठीक है। यानी कि एक तो क्या घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे करके स्पिन कर रहा होगा, और एक क्या कर रहा होगा, ऐसे ऐसे करके स्पिन कर रहा होगा। तो एक को ले लिया प्लस हाफ और एक प्लस हाफ। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या देता है, स्पिन क्वांटम नंबर देता है ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो होप ये आपको क्लियर होगा। तो चारों के चारों क्वांटम नंबर क्या देते हैं, मिलकर कंप्लीट एड्रेस देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो एक को ऐसे लिख देते हैं और एक को कैसे लिख देते हैं, ऐसे। यानी कि देखो एक ऑर्बिटल में ये डब्बा है, ये डब्बा क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑर्बिटल। तो एक तो कैसा होगा, एक इनके मान लो क्लॉकवाइज है, तो दूसरा क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्बिटल को ऐसे बना सकते हैं, गोला बना सकते हैं। तो एक को ऐसे लिख देंगे और एक को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। वो नेट का साइन देखा होगा ना, सिंबल नेट का, नेट ऑन ऑफ करते हो, नेट अपना ऑन करते हो, इसमें ऐसे भी तो ऐसे होता है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ और एक इनके एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड उनकी भी स्पिन कैसे होगी, अपोजिट होगी। एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा।